Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is Praveen Gupta. आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 34 से 52 डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड ऑन है। इससे पहले 1 से 33 डिस्कस किए थे जो कि कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड थे। तो चलिए शुरू करते हैं। 34th क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज 1 माइक्रोकूलम 1.5 into 10⁻³ Newton है। Find the magnitude of the electric field at the position of the charge। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की पोजीशन पे क्या होता है, F/Q0, Q0 जिस पर कि ये फोर्स काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमें वैल्यू दे रखी है फोर्स की 1.5 into 10⁻³ न्यूटन और चार्ज है 1 into 10⁻⁶। तो ये हुआ 1.5 10⁻⁶ को ऊपर ले चले अपन तो -3 + 6, तो ये हमारे पास में आने वाला है 1.5 into 10⁻³ और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन पर कूलम, या इसको हम न्यूटन कूलम इनवर्स भी बोल सकते हैं। और सम टाइम इसकी SI यूनिट दी जाती है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, वोल्ट पर मीटर। फाइन, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर क्यों, एक और फॉर्मूला होता है इसका, dV/dr -dV/dr, दैट्स व्हाई। फाइन, चलिए 35th क्वेश्चन पे चलते हैं। टू पार्टिकल्स A and B having the charges +2 microcoulomb and -4.00 10⁻⁶ coulomb, fixed at a separation 20 centimeter. Locate the point on the line AB where the electric field is 0। ऐसे क्वेश्चन हमने कूलम्ब्स लॉ यानी 1 से 33 में भी किए थे। चलो इलस्ट्रेट करते हैं प्रॉब्लम को। ये फर्स्ट चार्ज है Q1, सेकेंड -Q2 हमारा, इनको मिलाने वाली ये लाइन ड्रॉ की हमने, इनके बीच का सेपरेशन R जो कि यहाँ क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर हमको दे रखा है। तो सबसे पहले तो जैसे ही अनलाइक चार्जेस होते हैं तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको आउटसाइड मिलने वाला है, बीच में नहीं मिलने वाला है। बीच में क्यों नहीं मिलने वाला है, जैसे सपोज मैं यहाँ कोई बीच में एक पॉइंट लूँ और Q1 के कारण डायरेक्शन लूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो अवे फ्रॉम द चार्ज इधर आएगा, और माइनस के कारण बात करें तो माइनस के कारण भी इसी तरफ आएगा। तो दोनों का डायरेक्शन एक ही हो गया, तो दे नेवर कैंसिल ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे तो जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब आउटसाइड द चार्ज की बात करेंगे, और कहाँ होगा, नज़दीक वाले के। क्यों, चार्ज डिवाइडेड बाई R², चार्ज और डिस्टेंस के स्क्वायर का रेशियो हमारा इक्वल होना चाहिए। कम है चार्ज का मैग्नीट्यूड तो डिस्टेंस पास, यानी कि जो भी लेसर मैग्नीट्यूड का है उसके पास मिलेगा। तो यदि Q1 जैसे हमारे क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड कम है तो इसके Q1 के पास में मिलने वाला है समवेयर, ये मान लेते हैं अपन, ठीक है, P पॉइंट पर। तो अब ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फर्स्ट के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज E1 ये हो गया, और माइनस के कारण माइनस की तरफ E2 हो गया। फर्स्ट से मेजर कर रहे हैं तो इस डिस्टेंस को अपन कुछ बोल देते हैं, से x1। क्लियर। अब जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जरूरी है कि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन तो अपोजिट है, राइट। तो E1 E2 की वैल्यू रखिए। E1 क्या होगा, k Q1 x1², और Q2 से डिस्टेंस हो गया R+x1। ठीक बात है यहाँ तक, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को और खुद से सॉल्व कीजिए, x1 की वैल्यू निकालिए पहले तो MCQ क्वेश्चन के लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए क्या आपके पास में एक ऐसा रिलेशन आ रहा है। ओके, अब हम यहाँ एडवाइस करेंगे कि आप इस रिलेशन को याद भी कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, मल्टीपल चॉइस में, तो वैल्यू रखना रह जाएगा। तो जैसे x1 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, ठीक है। एक बात और, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करना है, तो देखिए इनके पावर्स जो हैं दोनों माइक्रो में हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। तो सिंपली इनकी फर्स्ट वैल्यूज रख लीजिए, Q1 ये 2 रख दीजिए हमें, है ना, 10⁻⁶, वो तो कैंसिल हो जाना है।
Q2 बिगड़ चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 4 है, एंड दिस इज √2, और R का मतलब बीच का सेपरेशन दैट इज 20 सेंटीमीटर, राइट। तो इट कम्स आउट टू बी 1 ओवर √2 - 1, √2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए 20 सेंटीमीटर। ओके, अब इसको रेशनलाइज कीजिए, √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ऊपर तो √2 + 1 आएगा, नीचे 2 - 1, और ये मल्टीप्लाई बाई 20 सेंटीमीटर में। अब आप इसको खुद सॉल्व कीजिए, √2 की वैल्यू रख लीजिए, √2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.414 + 1, तो ये 2.41 मान लें, 14 भी है वैसे तो, मल्टीप्लाई बाई 20। तो सॉल्व करके देखिए क्या आ रही है आपके पास में यहाँ पर, करीब 48, देखो 24 टू जा वैसे 48 होता है ना, तो 3 सेंटीमीटर करीब आ जाएगा ये, 48.3 सेंटीमीटर ये वैल्यू आ जानी है हमारे पास में। और कहाँ से ये है, फर्स्ट चार्ज से, जिसको ए बोला गया है पॉइंट, ये बी बोला है हमारा। तो दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं अलोंग बी ए, बी से ए की तरफ डायरेक्शन है ना, ए इस लाइन के ऊपर अलोंग बी ए, यानी ये x1 की वैल्यू है 48.3 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। अभी ये बात हुआ ए पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ हो रहा है, बी पार्ट में हमसे पूछा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जीरो कहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, फिर से इलस्ट्रेट कर लें। अब पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर होता है, पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर। तो यहाँ हमारे को 2 पॉइंट्स मिलने वाले हैं, सिंपली कोई डायरेक्शन का कोई इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, वोल्टेज में। तो एक पॉइंट हमें बाहर यहाँ भी मिलेगा और एक पॉइंट यहाँ भी मिल जाएगा। तो मान लीजिए P1 पॉइंट है मेरा, ये डिस्टेंस है x1, ओके, और एक ये दूसरा पॉइंट मेरे पास P2 है, यहाँ भी हम फाइंड करेंगे, फाइन, ओके। इसको हम x2 कह देते हैं थोड़ी देर के लिए, ओके। P1 पे बात करते हैं अपन। 2 पॉइंट्स मिलने वाले हैं, 2 केसेस हम कह देते हैं इसको। केस फर्स्ट एट P1, V1 + V2 0 होना चाहिए, ये चीज 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो K Q1 ओवर x1। दूसरा, अब ध्यान दीजिए स्केलर क्वांटिटी है, साइन के साथ में रखिए, कोई डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है यहाँ। Q2 R + x1 = 0, ठीक है। तो ये हो गया K Q1 ओवर x1 = K Q2 ओवर R + x1। अब यहाँ अपन K को एक कैंसिल कर सकते हैं एक तो, ठीक है। Q1 अब यहाँ सिंपल मैग्नीट्यूड रखना है ना, साइन हम ऑलरेडी रख चुके हैं इसका, सेकंड वाले का। तो और 10⁻⁻6 भी आप चाहें तो फटाफट से कैंसिल कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। और या इसको थोड़ा सा एक बार सॉल्व कर ले, क्या हम इसको ऐसे कहते हैं, R + x1 क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई x1 = Q2/Q1, ठीक है। तो अब ये मैग्नीट्यूड में ये हो गया 4/2, ये 2 हो गया मेरे पास में, है ना। तो ये R + x1 2x1, तो x1 की वैल्यू R के बराबर आ गई, और R कितना है मेरे पास में 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो है मेरे पास में अलोंग BA, कहेंगे हम दोबारा से, B से A की तरफ, यानी इधर जा रहे हैं जब, ठीक है। तो एक तो हो गया P1 की वैल्यू हो गई 20 सेंटीमीटर पर, कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर अलोंग BA, इसको बोल दिया अलोंग BA, अलोंग BA, ठीक है ना। अब दूसरी बात कर लेते हैं P2 के लिए, P2 के लिए केस सेकंड। P2 के लिए भी मेरे को ऐसे करना है, V1 + V2 0 होना चाहिए P2 पॉइंट के ऊपर, ठीक बात है।
तो ये x1 की जगह मेरे पास x2 आना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। k q1 ओवर x2 माइनस k q2 ओवर r माइनस x2, इट शुड बी 0, ये 0 होना चाहिए। ठीक है, आप चाहें तो k को यहीं कैंसिल कर सकते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके। और दोबारा से दिस q1 ओवर x2 इक्वल टू q2 ओवर r माइनस x2। ठीक है, q2 है, इसका 2 टाइम्स। आप थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करना चाहें, 10⁻⁶ तो हमने कैंसिल कर दिया, मान लीजिए ये 2 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, r माइनस x2 इक्वल टू 2 x2। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है मेरे पास में, 3x2 इक्वल टू r, यानी x2 हो गया मेरे पास में r/3। r कितना है 20, तो इट इज 20/3। अब a से b की तरफ है ये, तो इसको अलोंग कह देंगे, क्या बोल देंगे, अलोंग AB। यस और नो, क्लियर है ये वाली बात, 20/3 सेंटीमीटर पे अलोंग AB। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। A point charge produces an electric field magnitude 5 Newton per coulomb at a distance 40 centimeter. What is the magnitude of charge? तो सबसे पहले पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, KQ/r²। क्या होता है, KQ/r²। ओके, तो सारी वैल्यू हमारे पास है एक्सेप्ट द Q, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, Q इक्वल टू E r² डिवाइडेड बाई k। नहीं, E दे रखा है 5, डिस्टेंस दे रखा है 40 सेंटीमीटर, यानी कि 40 डिवाइडेड बाई 100, 0.4, तो ये 0.4 मीटर, 0.4 मीटर स्क्वायर किया तो मैंने। ठीक है, ये 9 इंटू 10⁹। ठीक है, तो ऊपर हो गया 4 4 जा 16 और 16 5 जा 80, है ना। और 1.6, पहले तो ये कितना जाएगा, 0.16, 2 के बाद डेसिमल, तो 0.8 आएगा, ये आएगा नहीं। ओके, डिवाइडेड बाय 9, 10⁻⁹, पहले तो ये आएगा। एक डेसिमल और इसके साथ में दे दें अपन, तो ये हो गया 8 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 9। यस और नो। अब 9 का यदि हम इसमें डिवाइड करते हैं तो 0.8 72 होता है, फिर 8 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम ये आएगा। चेक करो क्या ये आएगा, नहीं आएगा, पहले तो, है ना। ओके, तो इसको आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 8.8, ये 8 चलता रहेगा इसके अंदर, है ना, ऐसा, इंटू 10⁻⁻11, यानी कि वो अप्रॉक्सीमेट हो गया 8.9 10⁻11 कूलाम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। ए वाटर पार्टिकल ऑफ मास, क्वेश्चन क्या बोलता है, ए वाटर पार्टिकल ऑफ मास 10 मिलीग्राम्स mg है ना, एंड हैविंग ए चार्ज दिस मच स्टेज सस्पेंडेड इन ए रूम, यानी इक्विलिब्रियम में है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रूम एंड व्हाट इज इट्स डायरेक्शन। mg डाउनवर्ड लगेगा तो अनडाउटेडली इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर होना चाहिए। मान लो ये वाटर पार्टिकल है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को ऊपर चाहिए, तभी जाकर इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू ऊपर लगेगा, जिससे कि वो इसके mg को बैलेंस कर लेगा। सहमत है बात, है ना। तो इक्विलिब्रियम में QE किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। सहमत है वाली बात, है ना।
mg के बराबर होगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन तो ऊपर आ गया, तो दैट इज E, इट इज mg डिवाइडेड बाई q। वैल्यू रख लें, मिलीग्राम से ध्यान रहे, केजी में चेंज करना है ऐसा सिस्टम में, तो 10⁻⁻⁶ करना होगा। ठीक है, एससी वर्मा में जनरली जी को 9.8 लेते हैं हम क्वेश्चंस में, अगर आपको आंसर्स को टैली करना है तो। वैसे आप 10 लें तो कोई इश्यू नहीं है ना। इट इज 1.5 10⁻⁻⁶। क्लियर है यहाँ तक? अब एक फायदा हो गया आपको कि ये कैंसिल हो गया एक, तो क्लियर है। ये डेसिमल से डेसिमल हटा दीजिए, एग्री। ये 5 से कट कर दीजिए, थोड़ा और इजी हो जाएगा। ये 196 हो गया, ये 3 हो गया आपका, तो डिवाइड करें अपन, 3 6 जा 18, 1 6, 3 5 जा 15, और फिर ये 3 समथिंग हमारे पास में आएगा, तो 65.3 न्यूटन पर कूलाम ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? इतना इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और डायरेक्शन होगा अपवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, 3 आइडेंटिकल चार्जेस। इलस्ट्रेट करें क्वेश्चन को। ईच हैविंग द वैल्यू आर प्लेस्ड द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ईच साइड 20 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, हर साइड पर इक्वल चार्जेस रखे हुए हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। सेंटर पॉइंट को हम O बोल देंगे, ठीक है। वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इलेक्ट्रिक फील्ड से बात करते हैं सेंटर पर। इस चार्ज से मान लीजिए सेंटर की डिस्टेंस है स्मॉल r, तो k⁴r² हो गया। इसी तरीके से इस q से r डिस्टेंस पर k⁴r² हो जाएगा, है ना। ये डिस्टेंसेस r मान लिया हमने कि दिस डिस्टेंसेस, ये डिस्टेंसेस हमारी r है, ये वो पॉइंट है ना, मार्क हमने यहाँ कर दिया इसको। राइट। अब ये थर्ड चार्ज की बात कर लेते हैं। थर्ड चार्ज की वजह से भी k⁴r² हो गया, क्यों? डिस्टेंस ये भी r है हमारा। अब देखिए, हमें तो वेक्टर सम करना है इन तीनों का। ये टोटल एंगल होता है 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो ये बाइसेक्टर है, ये आपका 30 डिग्री है। कितना है ये? 30 डिग्री, राइट। दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है ये 120 हो गया, तो दिस एंगल इज ऑल्सो 120 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री पर ये दो वेक्टर्स हमारे हैं, तो इनका रिजल्टेंट बिल्कुल बाइसेक्टर से गुजरेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है ऐसे, और वैल्यू 1 के बराबर होगा। तो अब क्या हुआ, आप देखिए केवल दो रह गए, ये और ये वाला, जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, दे विल कैंसिल ईच अदर, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हाँ या ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो सेंटर पॉइंट O है वहां पर कितना होगा भाई? 0। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। चलिए 38 क्वेश्चन का जो बी पार्ट है, पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने फाइंड कर लिया, उस पर चलते हैं कि सेंटर ऑफ ट्रायंगल पर पोटेंशियल कितना है, ठीक है। अब पोटेंशियल होता है स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हर चार्ज की वजह से यहाँ होगा k⁴r। तो मेरे को सबका सम अप करना है, यहाँ पर क्या करना है? सम अप करना है। तो नेट जो वोल्टेज आएगा सेंटर पे वो आएगा k⁴r, और ये r जो डिस्टेंस होती है वो होती है a/√3। इक्विलेटरल ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज पर ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया मेरे पास k किसी एक के कारण a/√3, तो √3 पता होगा। तो तीन चार्जेज हैं, तो मैं सम अप करूंगा तीनों के कारण, तो ये हो जाएगा 3 से और मल्टीप्लाई करना है मेरे को, ठीक है। चलो वैल्यू रख लेते हैं। 3, k की वैल्यू 9 × 10⁹,
चार्ज है हमारे पास 1 इंटू 10⁻⁸, तो 10⁻⁸ रख लेते हैं, ठीक है। ये √3 1.732, आप चाहें तो कुछ अप्रॉक्स रख लें। और साइड है 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। ओके, अब ये हो गया 27 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाई 2, और ये जब हम कट करेंगे इनको तो ये 10 बचेगा, ये 10 ऊपर जाएगा तो 10 स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब ये आप देखिए, पॉज करके खुद से कैलकुलेट करो, अप्रॉक्स 23.3 आएगा। तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं 2.3 इंटू 10⁻³ वोल्ट, सेंटर पे वोल्टेज। क्लियर है क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि पॉजिटिव चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए सर्कुलर रिंग, जैसे हमने इस डायग्राम में इलस्ट्रेट किया है, रेडियस है r इसका, ए पार्टिकल हैविंग ए मास m and a negative charge Q is placed on its axis at a distance x from the center. Find the force on the particle assuming x very lesser than r. Find the time period of oscillation of the particle if it is released from there. सबसे पहले x डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि QX ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2, ये स्टोरी होती है, इतनी बात। अब हमें क्या कहा गया है कि हमें रखना है एक नेगेटिव Q चार्ज x डिस्टेंस पर। मान लीजिए x डिस्टेंस है, यहाँ Q चार्ज रखा, जहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है। तो सबसे पहले फाइंड द फोर्स ऑन द पार्टिकल, तो एज फार एज द फोर्स इज कंसर्न वो Q ही होता है, ठीक है। फोर्स की बात करेंगे तो Q ही कहेंगे अपन, लाइक दिस, है ना। ये नेगेटिव है मेरे पास में यहाँ पर, तो हमारे पास ये आ गया, थ्री बाई टू, राइट। भाई ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है यहाँ पर, सिंपली ये शो कर रहा है कि नेगेटिव चार्ज यहाँ रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम करने वाला है, यानी इसके सेंटर की तरफ फोर्स काम करेगा, एक्ट करेगा, ये शो कर रहा है, ठीक है ना। क्लियर है वाली बात? ओके, आगे क्या कहते हैं ये, अज्यूमिंग x इज वेरी वेरी लेसर देन r, तो अगर ये x r के कंपेयर में नेग्लिजिबल है, इफ x is negligible in comparison to r, तो नीचे केवल r³ रह जाना है, तो ये फोर्स मेरा ही हो जाना है माइनस का k, बड़ा k मान के चलें, क्योंकि एक k की और जरूरत पड़नी है हमें यहाँ पर, r से x को r के कंपेयर में x को नेग्लेक्ट किया मैंने, तो ये r³ हो गया नीचे, ठीक है, राइट। अब आप यहाँ पर ये चीज देख सकते हैं कि ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, माइनस के एक्स दे दूँ, के को मैं थोड़ा अलग तरीके का बना रहा हूँ, ये के रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट जो कहते हैं, ठीक है, के एक्स। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट जो मैंने इस तरीके से बोला है वो आ गया है मेरे पास के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई r³। चेक करते चलो, हमसे बोला है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, अब ये SHM करेगा पार्टिकल, इन SHM इज गिवन बाय m बाई k, ऐसा बनाया मैंने, ठीक है, ओके। ये k की वैल्यू है, इसको यहाँ प्लेस कर दें अपन 2 पाई m, 2 पाई 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 2 पाई
आर क्यूब ऊपर पहुंच जाएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये टाइम पीरियड हुआ। ठीक है, आप आंसर टैली करना चाहें यदि तो इन सबको इनसाइड में ले जाएं अपन, तो देखिए 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, के को लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब। ठीक है, ये सब स्क्वायर रूट में है, ध्यान रहे, नीचे सिंपली है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब divided by q small q. This will be the time period of oscillation of the particle. ठीक है, यही आंसर दे रखा है ना, तो करेक्ट है। समझ में आ गया कैसे किया है क्वेश्चन को अपना, फाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहता है कि रॉड ऑफ लेंथ L has a total charge capital Q distributed uniformly along its length. It is bent in the shape of the semicircle. ठीक है, बेंड किया सेमी सर्कल में इसको। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेमी सर्कल। सबसे पहले एक छोटा सा अगर एलिमेंटल एक चार्ज मैंने लिया, इसकी वजह से इसके सेंटर पर यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहूंगा तो इट इज अवे फ्रॉम द चार्ज, ऐसे कुछ होगा। ठीक बात है ना, डी कह दिया इसको। मान लीजिए ये एंगल थीटा है तो अनडाउटली ये भी आपका थीटा होगा, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे आपके, डी कॉस थीटा और डी ई, दूसरा क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। ठीक बात है। अब ये मैंने इधर लिया तो इस सेंट्रल लाइन से इधर भी एक ऐसा ले लूं तो आप देख सकते हैं कि आपके डी साइन थीटा कंपोनेंट तो सब एक दूसरे से कैंसिल होंगे, ये सो नो। एक और ले लिया मैंने यहाँ पर, तो डी के इधर भी कंपोनेंट यदि मैं लूं तो ये डी साइन थीटा कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, केवल डी कॉस थीटा कंपोनेंट रह जाएंगे, रह गए। अर्थात मेरे को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है, डी कॉस थीटा का। ठीक है, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, सेमी सर्कुलर रिंग की यदि मैं बात करता हूं तो ये थीटा मेरा वेरी कहां से कहां तक करेगा, π/2, ये भी π/2, तो -π/2 से +π/2 के बीच में। क्लियर है ना। डी की वैल्यू क्या होगा, डी का मतलब डी क्यू के कारण के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, इजंट इट। ठीक बात है। डी क्यू को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, लेमडा डी एक्स। लेमडा का मतलब क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेमडा डी एक्स कह सकते हैं। क्लियर है ये वाली बात, है ना, ओके। तो ये मेरे पास आ गया। अगर dx की वैल्यू मेरे को इस dx की वैल्यू लिखना है तो क्या r d थीटा होगा, कैसे, ये डी थीटा मेरा, दिस इज एंगल डी थीटा, नहीं, और ये आर है, इसकी रेडियस है ना, इसकी रेडियस में आर मान तो फिलहाल ये आर, तो ये dx जो है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक आर्क dx, ये dx, उसकी वैल्यू आर डी थीटा होगी, नहीं होगी, तो वो आर डी थीटा लिखा है यहाँ पर। एक एक स्टेप को सॉल्व करते चल रहे हैं अपन, है ना। तो अल्टीमेटली मेरे पास यहाँ पर ये आना है के लैम्डा और आर -π/2 टू +π/2 कॉस थीटा, आया ना। अब इसको आप सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके, और देखो क्या ये आ जा रहा है ना। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन थीटा आएगा, और ये लिखेंगे साइन π/2 माइनस साइन -π/2। ठीक है, तो ये ट्वाइस बन जाएगा, तो ट्वाइस के लैम्डा बाई आर। तो आप याद भी रख सकते हो, फिर ये सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पर कितना होता है, ट्वाइस के लैम्डा बाई आर। ठीक है, बात यहाँ खत्म नहीं हुई। लैम्डा क्या है यहाँ पर, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लीनियर चार्ज
डेंसिटी वैल्यू रखते हैं अपन ट्वाइस के का मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसी वर्ब में के की वैल्यू की टर्म्स में आपके आंसर्स हैं तो आप उसको टैली करना चाहें। लैम्डा का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो क्यू बाई एल हो गया। एक आर और है, आर का मतलब क्या हो गया, ये लेंथ हो गई आपके पास में पाई आर, तो एल बाई पाई कितना आ गया, एल बाई पाई, तो मेरे को नीचे रखना है बेसिकली, है ना, डिनोमीटर में एल बाई पाई। ऐसा सहमत है? तो पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, एक ये 2 कैंसिल होगा, तो ई की वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पर, क्यूब डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, यस और नो, तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन एवरीबॉडी? क्वेश्चन नंबर 41 पे चलिए, क्या बोलता है, ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड कैरिंग ए चार्ज प्लस 50 माइक्रोकूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली एक जैसा अलोंग इट्स लेंथ पर, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ एंड। देखिए लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है और दोनों एंड से 10 सेंटीमीटर, तो बनेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, यस और नो। मान लीजिए ये रॉड है आपका, ठीक है, और एक पॉइंट है जो कि दोनों एंड से 10 सेंटीमीटर पर है। फिलहाल ये मैंने अगर आर कह लिया, तो पहले तो इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, करेंगे कैसे। एक एलिमेंटल चार्ज डी क्यू मेरे पास है, तो इसकी वजह से मुझे यहाँ पॉइंट है वो बेसिकली बाइसेक्टर पे आएगा, पी पॉइंट है ना, मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है, तो डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डी, ऐसे, ठीक बात है। अगर ये एंगल थीटा है तो अनडाउटली ये भी थीटा होगा, फाइन। अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, जैसे अभी रिंग वाले केस में किया था हमने, डी कॉस थीटा एंड डी ई साइन थीटा, ठीक बात है। बात हो रहा है दोनों एंड से ले लें अपन, तो मान लीजिए थीटा 1 एंगल बना रहा है, ये थीटा 2 एंगल बना रहा है, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिया है तो एक मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, तो दोबारा वही स्टोरी होगी कि डी साइन थीटा कंपोनेंट सारे कैंसिल हो जाने हैं आपके, केवल डी कॉस थीटा कंपोनेंट रहेंगे, है ना। ये वाई डायरेक्शन में तो ये डी साइन थीटा, इधर भी मैं एक डी क्यू यहाँ ले लूँ, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो केवल डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन मेरे को करने का है, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट्स, वर्टिकल आई मीन टू से वर्टिकल टू द रॉड, यानी कि एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट डी कॉस थीटा कंपोनेंट ही मेरे रहने वाले हैं, यस और नो। तो अल्टीमेटली मेरे को इंटीग्रेशन करना है डी कॉस थीटा, फाइन, ओके। और ये हम जब करेंगे तो आप थीटा 1 से थीटा 2 के बीच में, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक बात है। अब यहाँ वैल्यूज देख लीजिए, क्या ये थीटा 1 थीटा 2 आपके 30 डिग्री होगा, टोटल कितना होगा 60 डिग्री होगा ये, तो ये भी 30 और ये भी 30 डिग्री होगा, एक तो ये है ना, कौन कौन सी वैल्यूज हमें चाहिए यहाँ पर। तो अगर मैंने यहाँ 30 30 रखा तो साइन 30 1/2 1/2, तो 1 बन गया, तो मेरा केवल रह गया के लैम्डा बाई आर, कितना रह गया, के लैम्डा बाई आर, और लैम्डा की वैल्यू क्या है, क्यू बाई एल डिस्ट्रीब्यूटेड द लेंथ, तो ये सारी वैल्यूज हम इसमें रख देते हैं अब, ठीक है, और न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो मेरे पास में यहाँ पर ये आ रहा है ई टोटल ई एक्स के बराबर होगा, एक्स कंपोनेंट ही रहेगा एक्चुअली, के और लैम्डा है क्यू बाई एल, राइट। और एल की यदि हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, एल का मतलब ये हो गया, सॉरी आर का मतलब क्या हो गया, ये मेरे पास ये भी 10 है सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि बाइसेक्टर से है ये, है ना, ठीक है। तो ये आर की जो वैल्यू होगी वो होगी स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं, राइट। 5 स्क्वायर कॉमन आउटसाइड लेंगे, 5, यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि √3, तो आर की वैल्यू यहाँ नहीं है मेरे पास में, ठीक है ना, तो ये हम आर की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, ठीक है, ओके।
तो चलो रखते हैं, ये आया 9 इंटू 10⁹ चार्ज हमारे पास है 50 माइक्रो यानी 10⁻⁶, ठीक है। एल है हमारे पास 10 सेंटीमीटर यानी कि लिख लें एक बार 10 इंटू 10⁻²। आर हमारे पास है 5√3 सेंटीमीटर यानी 10⁻²। यहाँ तक ठीक है। अब आप चाहें तो इसको खुद भी वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और फिर क्रॉस चेक कर लीजिएगा। जो चीज़ें कट हो सकती हैं कट कर लें पहले एक बार अपन। ज़्यादा तो कुछ नहीं, एक 0 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 बचा, ये 5 इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना, जो मेरे को दिख रहा है। ओके, अपन ये पावर्स को भी कैंसिल कर लें, ये दोनों 10⁻⁴ है, इससे कैंसिल होगा, 10⁻² बचा। इतनी बात ठीक है। चलो अब देख लेते हैं क्या क्या एक बार बच रहा है। ऊपर बच रहा है 9 इंटू ये 10⁹ और ये 10⁻² 10⁻7 बचा ऊपर, और नीचे मेरे पास एक और √3 बच रहा और कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये कितना हुआ 3√3, यस और नो। अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि अगर मैं इसको 1.73 रखूं, है ना, और मल्टीप्लाई करूं इसको, तो ये 5.1 समथिंग यानी कि 5.2 इंटू 10⁻7, ठीक से लिख दें इसको, 5.2 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? फाइन। क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। A wire is bent in the form of regular hexagon and a total charge is small q is distributed uniformly on it. What is the electric field at the center? फिर एक कन्वीनियंस है, you may answer the part without making any numerical calculation. ओके, कंसेप्चुअली हमको सॉल्व करना है। मान लीजिए ये रेगुलर हेक्सागोन में बेंड कर दिया वायर, ठीक है, कॉर्नर को इंडिकेट कर दिया हमने PQRSTU से, और इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो O पॉइंट है हमारा, ठीक है। इस पर Q चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया Q चार्ज, ठीक है। अब थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था हमने एस सी वर्मा का, कि एक लीनियर रॉड थी और याद कीजिए 10 सेंटीमीटर की, और दोनों कॉर्नर से 10 सेंटीमीटर पर यानी बाइसेक्टर पर। तो यहाँ भी ये O हर साइड के साथ में इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएगा ऐसा, बिल्कुल। और याद कीजिए बिल्कुल उस रॉड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग कंपोनेंट था इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, अभी डराइव किया था अपन ने। फाइन। तो अब देखते हैं एक एक को, एक हम इसको 6 रॉड से मिलकर बना हुआ मान लेते हैं। तो PQ जो पार्ट है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, है ना। इसके ज्योमेट्रिकली अपोजिट TS रॉड है, इसके कारण बात करें तो ऐसे होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, खत्म हो गया काम, राइट। अब ये ब्लू वाला ले लेते हैं QR, उसके कारण परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग ऐसे होगा, प्लस चार्ज मान के चल रहे हैं। इसके ज्योमेट्रिकली अपोजिट UT के कारण बात करें तो इस तरीके से, तो ये ब्लू वाले भी एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब केवल ग्रीन वाली रॉड्स रह गई हैं, ठीक है, अवे फ्रॉम द चार्ज। PU के कारण बात करें तो ये भी, तो इन सब ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया है, कंसेप्चुअली देखा अपन ने, कितना आ गया है, सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया है, 0। क्लियर?
समझ में आ गई सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस ए कैरीज ए टोटल चार्ज कैपिटल Q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स लेंथ। सर्कुलर वायर लूप पर ए स्मॉल लेंथ dl ऑफ द वायर इज कट ऑफ, छोटा सा एक पार्ट कट करेंगे अपन। फिर फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द रिमेनिंग वायर, जो बचा हुआ जो सेक्शन होगा। चलो इलस्ट्रेट करते हैं इसको। ये एक रिंग है, इसका एक छोटा सा पोर्शन dl हमने कट किया है, फाइन। ओके, सेंटर पे बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। कैसे? फॉर्मूला क्या था? KQX डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3। एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना हो जाता है? 0। नेट पूरी रिंग के कारण सेंटर पे कितना होता है? 0। एक बात, इंपॉर्टेंट बात। अब यहां पर दो चीजें हैं, पूरी रिंग दो पार्ट से मिलके बनी हुई है। एक तो अपन ने कट कर लिया है, ये वाला सेक्शन, ये तो कट है, दिस इज कट पार्ट, और बाकी जो बच रहा है ये रिमेनिंग कह रहे हैं हम इसको, दिस इज रिमेनिंग पार्ट, इट इज रिमेनिंग पार्ट। दोनों मिलके ही तो टोटल रिंग बना रहे हैं, उनके कारण सेंटर पे टोटल के कारण कितना हुआ? 0। तो क्या हम कह दें कि रिमेनिंग जो पार्ट है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कट पार्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर डायरेक्शन में अपोजिट होगा भी। आप खुद सोचिए कि इसके कारण इस तरफ होगा ऐसे, और लाइक दिस, तो बचा हुआ पार्ट अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, जब भी कैंसिल होगा ऐसे, लाइक दिस। जब एक दूसरे कैंसिल करेंगे तभी तो 0 होगा, ठीक बात है ना? मैग्नीट्यूड में बराबर होना चाहिए, तो सिंपली मैग्नीट्यूड बराबर होगा इनका, राइट। तो हम क्या करें, कट पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। वो क्या होगा? K इस पर dl पर चार्ज है dq, जो कट किया है, मान लीजिए छोटा सा dq है ना, और रेडियस a बोला है, तो k dq बाई a स्क्वायर, कोई इशू नहीं यहाँ तक। अब dq की वैल्यू रख लेते हैं। मान लीजिए लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है भाई? लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, dq बाई dl। तो dq की वैल्यू क्या होगी? लैम्डा dl, क्लियर है, डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, है ना। अब हमारा काम है कि जो गिवन वैल्यूज है उसकी टर्म्स में आंसर को चेक करना। k एक तो ऐसी वैल्यू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखना है, रखना हमको, तो फिर आप आंसर को चेक कर पाएंगे अपना कि आप सही कर रहे हैं। नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये रखा एक तो, ठीक है। लैम्डा क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, वो क्या हो गया भाई? चार्ज पूरे पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितना हो गया? 2πr हो गया। रेडियस कितना? a दे रखा है, तो मैंने भी a रख दिया इसको, ठीक है। dl की टर्म्स में ही बात करनी है अपने को, तो ये dl, और नीचे एक a स्क्वायर और आपको नजर आ रहा है, आ रहा है, ये सब टर्म आ गई हमारी, चेक कर लीजिए। अब कुछ कैंसिल होता है, कुछ नजर नहीं आ रहा है कैंसिल। ऊपर क्या आ रहा है? q dl, है ना, d को ठीक से बना दें, q dl, और नीचे 4 टू जा 8 हो गया, पाई स्क्वायर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, चेक करते चलिए, कोई टर्म रहने नहीं चाहिए, ए क्यूब। ये आपका आंसर आना चाहिए रिमेनिंग पार्ट के कारण, रिमेनिंग पार्ट के कारण ऐसा आंसर आना चाहिए। क्यू डी एल 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब, क्लियर है? दिस विल बी द आंसर, ये आंसर दे रखा है, ठीक है ना, क्लियर कैसे किया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 45th क्वेश्चन है, ए पॉजिटिव चार्ज Q is placed in front of a conducting solid cube, ये solid cube है conducting at a distance d इसके सेंटर से। तो ये प्रॉब्लम को हमने इलस्ट्रेट किया, क्लियर है? ये प्रॉब्लम ये कह रहा है हमको, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब ड्यू टू द चार्जेस अपीयरिंग ऑन इट्स सरफेस। सबसे पहले तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है? 0 होता है, यस और नो? क्या कहा हमने कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
इनसाइड ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मस्ट बी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना होगा, जीरो कंडक्टर के अंदर, सब जानते हैं। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दो वजह से होगा, एक तो इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से और एक ये गिवन चार्ज की वजह से। तो टोटल सम अप जीरो होना चाहिए। द इंड्यूस्ड चार्ज के कारण जो फील्ड आएगा वो एग्जैक्टली कैंसिल करना चाहिए एक्सटर्नल चार्ज, इस एक्सटर्नल चार्ज के कारण फील्ड, जब भी जीरो होगा यहाँ पर। क्लियर है? तो आई मीन टू से सेंटर पर ई की वैल्यू जो जीरो होगी नेट, वो दो की वजह से होगी, इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से और एक्सटर्नल चार्ज की वजह से। क्लियर है ना? तो अपने को यहां पर क्या चाहिए उसकी बात कर लें जरा। अपने को यहां पर चाहिए ड्यू टू द चार्ज अपियरिंग ऑन इट्स सरफेस, यानी इंड्यूस चार्ज की वजह से चाहिए, गिवन चार्ज की वजह से नहीं चाहिए, है ना? तो कॉन्सेप्ट वही लगेगा जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, एक कट पार्ट रिमेनिंग पार्ट वाला, है ना? कॉन्सेप्ट वही चलेगा। तो इंड्यूस चार्ज की वजह से होगा माइनस एक्सटर्नल चार्ज की वजह से, के बराबर। ठीक है? अब इस चार्ज की वजह से डी डिस्टेंस पे कितना होगा भाई, के क्यू बाई डी स्क्वायर, और डायरेक्शन ऐसा होगा लाइक दिस, आई कैप प्लस एक्स डायरेक्शन में, फिलहाल डायग्राम में जो दिखाई दे रखा है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यस और नो, है ना? तो इसका मतलब ये हो गया के क्यू बाई डी स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड होगा, और डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द गिवन चार्ज, माइनस आई कैप है ना। माइनस आई कैप का मतलब कि इस यहाँ इस पे जो भी इंड्यूस चार्ज होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये आने वाली है। क्लियर है? टुवर्ड्स द गिवन चार्ज की। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए पेंडुलम बॉब ऑफ मास 80 mg carrying a charge 2 into 10⁻⁸ coulomb is at rest in uniform horizontal electric field 20 K का मतलब किलो है, वोल्ट पर मीटर। फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड। चलो इलस्ट्रेट करते हैं। ये एक बॉब है, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है ये। तो पॉजिटिव चार्ज पर इसी के डायरेक्शन में एक ये फोर्स लगने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ई का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। mg लगेगा डाउनवर्ड ऐसा, ठीक बात है। टेंशन का डायरेक्शन ये दिखाया। अगर ये वर्टिकल से इक्विलिब्रियम में एंगल बनाता है थीटा, इक्विलिब्रियम किसकी वजह से, एफ और mg की वजह से, तो अनडाउटली ये एंगल भी आपका थीटा होगा। टेंशन का कंपोनेंट ले लें, टी कॉस थीटा एंड टी साइन थीटा, कोई इशू नहीं है। अब टी साइन थीटा विल बैलेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ एंड द टी कॉस थीटा बैलेंस करेगा mg को। ये सुनो, अपने को चाहिए टेंशन, अपने को चाहिए टेंशन, राइट? तो इनका क्या कर लें, जब भी कहीं साइन थीटा कॉस थीटा एक ही क्वेश्चन में आ रहे हैं तो बेटर रहता है अगर इसको एलिमिनेट करना है, स्क्वायर करके ऐड कर दें। से दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन सेकंड, ठीक है? तो इनका स्क्वायर करके ऐड कर दें, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा आपका। तो हमारे पास आएगा टी स्क्वायर इक्वल टू एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। क्लियर है? न्यूमेरिकल वैल्यू रख लें। एफ ई की वैल्यू क्या है अलग से देख लें एक बार यहाँ पर। एफ ई क्या है, क्यू ई, क्यू कितना है 2 इंटू 10⁻⁻⁸, ये है 20 किलो यानी 2 इंटू 10⁻⁴। ठीक है? तो ये आपका हो गया 4 इंटू 10⁻⁻⁴, ये वो आपके पास में है ना न्यूटन में। एम जी की बात कर लेते हैं। एम जी की वैल्यू कितनी है, मास है 80 मिलीग्राम, ध्यान रहे मिलीग्राम का मतलब हो गया 10⁻⁻⁶। जी को एस सी वर्मा में 9.8 लिया है ज़्यादातर कैलकुलेशन में, तो उससे हम चेक कर लेते हैं कि 9.8, ठीक है। तो अगर ये मल्टीप्लाई करें अपन इसको, 8 8 64, 6 कैरी, 8 9 72, 72 78,
ठीक है, और ये जीरो इस डेसिमल से कैंसिल हो गया है ना, इनटू 10⁻⁻6। अल्टीमेटली हमको इनको डील करना है पावर को, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं 7.84 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। ठीक है, तो आपके लिए इजी हो गया। अभी 10⁻⁻4 को कॉमन ले लीजिए, इसका स्क्वायर, एफ ई में क्या बच गया, 4 का स्क्वायर यानी 16, और दूसरा 7.84 रफली एक बार कैलकुलेशन कराएं, 8 मान लें इसको, है ना, इसको 8 मान लें तो ये 64 करीब हो गया, स्क्वायर करेंगे तो, है ना। आप एक्यूरेट चाहें तो कर सकते हैं, ये 64 हो गया। अब देखिए इसको, 16 को भी मैं कॉमन ले सकता हूँ, अल्टीमेटली कीपिंग इन माइंड कि स्क्वायर रूट लेना है फिर बाद में अपने को, तो जिनके भी स्क्वायर रूट इजीली ले सकते हैं वो कॉमन ले ले अपन। अंदर ये हो गया 1 और यहाँ ये 4, तो 5 हुआ। ठीक है, अब स्क्वायर रूट की बारी है, स्क्वायर रूट लें तो ये 4 हो गया, ये 10⁻⁻4 हो गया। ठीक है, और ये 2.23 समथिंग, हाँ 2.2 समथिंग मेरे पास में आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 8.8, कितना 8.8 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन, इतना टेंशन थ्रेड में होगा। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m एंड चार्ज q इज थ्रोन एट ए स्पीड u से, जैसा इलस्ट्रेट किया हमने, अगेंस्ट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट मतलब अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू मोमेंटरी रेस्ट। अब अपनी काइनेटिक एनर्जी के कारण पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता हुआ बढ़ता रहेगा, लेकिन अपोजिशन के कारण काइनेटिक एनर्जी लॉस होता रहेगा इसका, और किसी पॉइंट पर मोमेंटरली फाइनल वेलोसिटी इसका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो चलो करते हैं। अभी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, मोमेंट फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी हमको देखा है यू स्क्वायर। ठीक है, ट्वाइस, अब ए क्या है यहाँ पर, रिटार्डेशन है, अपोजिट। देखिए फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में लगना है, अपोजिट, ए का डायरेक्शन ये होगा क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लगना है इस पर, और इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना होगा, क्यू बाई एम, हाँ या ना, डायरेक्शन अपोजिट है ना, इसलिए माइनस कह दूं मैं इसको, इसलिए रिटार्डेशन होगा इसका, तभी तो वेलोसिटी जीरो होगा एम। और ये हमने मान लिया, मान लीजिए कि डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसको सॉर्ट आउट करें तो ये आएगा यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस क्यू ई बाई एम डी, जीरो, या दूसरे शब्दों में ट्वाइस क्यू ई बाई एम डी इक्वल टू यू स्क्वायर। ठीक है, हमें यहाँ पर डी की वैल्यू चाहिए कि मोमेंटली रेस्ट में आने से पहले इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इट इज एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस क्यू ई, दिस विल बी द आंसर। क्लियर है क्या, एग्री, समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना, 48 क्वेश्चन करते हैं। A particle of mass 1 gram and charge 2.5 into 10⁻⁴ coulomb is released from rest in electric field. Find electric force and force of gravity acting on the particle. Can one of these force can be neglected in comparison to the other?
यस वी कैन, अगर दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन वो चेक कर लेते हैं, है ना, ठीक है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना काम कर रहा है। क्यू कितना है हमारे पास में 2.5 10⁻⁴ कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड है 1.2 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। तो चलो अच्छी बात है, पावर तो ये कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, 25 टू जो 50, 5 कैरी हो गया, ये 30 हो गया, और 2 के बाद डेसिमल लगाना है मेरे को, तो यहाँ आ गया न्यूटन। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स तो आ गया 3 न्यूटन। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आ गया है 3 न्यूटन। ओके, अब ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि वेट के बराबर एम जी। एम कितना दे रखा है 1 ग्राम, यानी 10⁻³ kg। जी 9.8, जी 9.8, तो ये हो गया 9.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो आप देख सकते हैं अगर अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करना है तो ये काफ़ी छोटा हो गया है बेसिकली। कैसे? ये है 0.0098 न्यूटन, इतना है ये। तो आप देख सकते हो 3 न्यूटन के कंपेयर में तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा था कर सकते हो, नहीं, यस नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना, बहुत छोटा हो गया इसलिए। जैसे ए पार्ट हो गया आपका। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पार्टिकल टू ट्रेवल अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, कि ये 40 सेंटीमीटर जाने में कितना टाइम लेगा, ये पूछा हमसे, ठीक है। ओके, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें हम, काइनेमेटिक्स का, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला है साफ साफ इन्होंने, तो यू तो आपका 0 हो गया, ये फैक्टर तो मेरा हो गया 0, ठीक। हाफ इट स्क्वायर बच गया, डिस्टेंस चाहिए। अब एक बात और, पहले ही सारी बातचीत हो गई है कि आप mg को कैंसिल कर सकते हैं, तो अब एक केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण आना है, Fe/m, और ये 3 न्यूटन हमने निकाला था। मास से 1 ग्राम यानी 10⁻³ तो ये हो गया 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर kg या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसा भी आप कहना चाहें। तो ये हो गया मेरे पास 3 इंटू 10⁻³ टी स्क्वायर। हाउ लॉन्ग यानी टाइम चाहिए, एस तो दे रखा है अपने को, ये 40 है, 40 सेंटीमीटर यानी कि 0.4 मीटर। तो टी स्क्वायर मेरे पास आएगा 0.8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻³ है ना, 8/3 इंटू 10⁻⁴। सहमत है? ये आया मेरे पास 3 2 जा 6, फिर 2 बच गया है, तो 6 अप्रॉक्स, है ना भाई। कैसे? 3 2 जा 6, 2 बच गया, तो 2 0, 3 6 जा 18, ऐसा, तो 6 6 चलेगा, तो 10⁻⁴। तो टाइम मेरे को लेना है स्क्वायर रूट, ले लें दोनों तरफ, स्क्वायर रूट ऑफ 2.66 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड, ऐसा होगा, यस और नो? तो 2.6 का स्क्वायर रूट लें, 1.6 समथिंग आ जाएगा,
इंटू 10⁻⁻² सेकेंड। क्लियर है? सी पार्ट पे चलते हैं। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर ट्रेवलिंग दिस डिस्टेंस? इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने पर, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने पर उसका स्पीड कितना हो जाएगा? डिस्टेंस क्या था? 40 सेंटीमीटर, है ना, ध्यान रखना, काम में आएगा अपने। स्पीड कितना हो जाएगा? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट था तो वैल्यू रखते हैं, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट था, ये तो 0 है हमारा, ठीक है। और ए हमने फाइंड किया था, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो क्या था भाई, 3 न्यूटन डिवाइडेड बाई 10⁻³ तो ये था हमारे पास 3 इंटू 3, है ना, 1 ग्राम, यानी मास का डिवाइड किया था तो केजी में 10⁻³ से तो ऊपर जाके ऐसा हो गया था, और ये था 0.4 मीटर, ये सब ऐसा था, एग्री। तो ये हो गया मेरे पास 6 इंटू 4 इंटू 10², ठीक है ना, ये डेसिमल एक कम कर देगा इसमें से। मेरे को इसका रूट लेना है तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैलकुलेशन बाद में फिर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। 6 का स्क्वायर रूट लें तो ये अप्रॉक्स 2.5 समथिंग, 4 का स्क्वायर रूट 2, ये 10², तो इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 5 इंटू 10² मीटर पर सेकेंड हमारा आने वाला है। वेलोसिटी कितना अचीव करेगा ये? वेलोसिटी कितना अचीव करेगा? 5 इंटू 10²। सही है क्या ये बात? नहीं, 10² का स्क्वायर रूट भी लिया है ना अपन ने, तो एक 10 रह गया है सिंपली, ठीक है, अभी ठीक है। तो इसका वैल्यू आएगा लगभग 50 मीटर पर सेकेंड, है ना, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम, सेम क्वेश्चन है, डी पार्ट करना है अपने को। चार्ज 2.5 10⁻⁴ कूलम, रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ मच इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पार्टिकल ड्यूरिंग द पीरियड? इसी टाइम पीरियड के दौरान, इसी टाइम पीरियड के दौरान वर्क डन कितना हुआ? वर्क एनर्जी थ्योरम याद करो। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट था, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर है बेसिकली, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। मास कितना है इसका? 10⁻³ kg, ठीक है। और इस ड्यूरेशन में वेलोसिटी कितना रिसीव किया था, है ना, 50 अप्रॉक्स निकाला था, बेसिकली ये 49 है, अगर एक्यूरेट कैलकुलेशन करेंगे तो अपन 49 इंटू 49, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर लीजिए, रफली देखें तो देखो 50 इंटू 50 कितना हो गया? 2500 बाई 2, तो ये हो गया 1250 इंटू 10⁻³ तो ये 1.25 ऐसा आएगा जूल में। तो लगभग आपका आंसर ये 1.20 आ जाएगा जब आप एक्यूरेट 49 से 49 को करोगे। तो क्रॉस चेक करके हमने दिखाया, है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1.2 जूल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल ऑफ मास, a ball of mass 100 gram is having a charge 4.9 10⁻⁵ coulomb released from rest in a region where a horizontal electric field exists, जहाँ horizontal electric field exist कर रहा है। find the resultant force acting on the ball। ओके, इलस्ट्रेट करते हैं। ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दिखाया, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी एक्स डायरेक्शन में लगेगा। दूसरा इसका अपना मास भी है तो एम जी वाई डायरेक्शन में एक्ट करने वाला है, ठीक बात है, ओके। इस चार्ज पार्टिकल पर
अब इनका रिजल्टेंट की बात हो रही है तो दोनों का रिजल्टेंट लेंगे, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना हमको, है ना। तो वेक्टर डायग्राम कंप्लीट करेंगे और रिजल्टेंट जो होगा ऐसा बाइसेक्टर के अलोंग आने वाला है मेरे पास। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, तो चलो निकालते हैं। पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना काम कर रहा है, क्यू कितना है 4.9 10⁻⁵। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10⁴, ये हो गया हमारे पास 9.8 10⁻⁻1, यानी कि 0.98 न्यूटन तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब वेट की बात कर लेते हैं mg की। मास है 100 ग्राम, यानी कि 10⁻⁻1 kg। जी 9.8 लेना है इसी वर्मा में, टैली करना है तो यदि आंसर आपको, तो ये भी हो गया 0.98 न्यूटन। इंटरेस्टिंग। अब दोनों तो ये तो 90 डिग्री पर हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा स्क्वायर रूट ऑफ 0.98 का स्क्वायर प्लस 0.98 का स्क्वायर, ऐसा होगा। यानी इट कम्स आउट टू बी 0.98 रूट 2, 0.98 रूट 2, यस और नो? न्यूटन। रूट 2 1.414। अब ये वैसे आप रफली कैलकुलेशन देखें तो ये 1 के आसपास है, 1.4 के आसपास आ जाएगा ये, तो आपका ये आ रहा है 1.4 न्यूटन के आसपास आ जाएगा। करके देखें चाहें तो आप एक्यूरेटली 1.414 रखें रूट 2 को। दूसरा, फिर ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 45 डिग्री के एंगल पर होगा रिजल्टेंट फोर्स आपका। ये फोर्स का जो डायरेक्शन है, रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन 45 डिग्री होगा दोनों से। क्लियर है ये बात? ए पार्ट। बी पार्ट पे चलते हैं। ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम, सेम क्वेश्चन है ना, वही चार्ज है आपका, वही हॉरिजॉन्टल। व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द बॉल? अब आप देखिए पाथ ऑफ द बॉल होगा क्या, कि जब आप QE और mg इस क्वेश्चन में बराबर हो गए हैं तो अल्टीमेटली ये रिजल्टेंट जो डायरेक्शन है फोर्स का, इस डायरेक्शन में मूव करेगी बॉल इस तरीके से। यस और नो? आप चाहें तो इस पाथ को डेराइव भी कर सकते हैं। कैसे? ऑफ कोर्स स्ट्रेट लाइन आने वाला है। कैसे? पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग कर लेते हैं। एक्स एक्सिस का मतलब हमारा ये है, जब भी पाथ फिजिक्स में निकालना है तो आप एक्स वाई में एक रिलेशन निकालिए। तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा, यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बात हो रहा है तो यू एक्स आपका 0 हो गया, और ए एक्स क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में फोर्स क्यू ई बाई एम। ठीक बात है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन अपना हो गया है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब वाई डायरेक्शन में देख लेते हैं। वाई डायरेक्शन में दोबारा लगाएं, वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट 0 हैं आपके, ये 0 है इधर और ये भी 0 है आपका, तो फर्स्ट फैक्टर तो ये 0 होगा। ए वाई ऑफकोर्स ए वाई जी आएगा आपका, एम का डिवाइड करेंगे तो ये इस तरीके से आपका इक्वेशन हो गया हाफ जी टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन हो गया। पूरी फिजिक्स में कभी भी पाथ आपको चाहिए तो, है ना, 2 डायमेंशन प्लान में एक्स वाई में इक्वेशन निकालिए, टी को एलिमिनेट कीजिए। अब टी को एलिमिनेट करने के लिए एक में दूसरे का डिवाइड करते हैं, जैसे सेकंड में 2 का डिवाइड कर दूं मैं, तो मेरे पास क्या आएगा, क्यू ई बाई एम जी, यानी वाई और एक्स में रिलेशन ही आ गया। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो पाथ हमें देगा, क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में है, और y इक्वल टू एम एक्स क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये सर नो, ओरिजिन से पास होती है स्ट्रेट लाइन, तो पाथ ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है बी पार्ट आपको? सहमत है सभी?
सी पार्ट है, वेयर विल द बॉल एट द एंड ऑफ द 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद में आपकी बॉल होगी कहाँ पर। रिजल्टेंट डायरेक्शन जो 45 में था, स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग बॉल मूव करेगी और 2 सेकेंड में मान लीजिए इसकी पोजीशन ये हो रही है, ये डिस्टेंस इस लाइन के अलॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है, उसकी कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो यू तो हम 0 रखेंगे, ये 0 हो गया, यू तो 0 था ना हमारा, इसलिए प्लस हाफ। फोर्स कितना निकाला था 1.4, कितना निकाला था 1.4 न्यूटन। एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय मास बाई ए, हम ये ले रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ये था 1.4 न्यूटन और मास है इसका केजी के अंदर, है ना, 0.1 1000 से डिवाइड किया ना अपन ने, तो 10⁻⁻1, यानी कि 4, ये 10 ऊपर जाएगा तो 14 हो गया बेसिकली। यस और नो, ये हो गया 14, तो 14 रख दे सीधा सा, ये रख दिया हमने 14। टाइम है 2 सेकेंड, 2 का स्क्वायर। अब इस 2 से 2 को कट कर दें तो ये डिस्टेंस इस लाइन के अलोंग बॉल कितना ट्रेवल करेगी, 28 मीटर। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम has a mass 40 gram and positive charge 4.0 × 6 coulomb. It makes 20 oscillation in 45 सेकेंड, है ना। टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ये होता है। वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग अपवर्ड, अच्छा अब चेंज कर रहे हैं, इनिशियली तो ये है आपका T1 कह देते हैं उसको, है ना। T1, T का मतलब क्या होता है, टोटल टाइम, जैसे ये 45 है तो एक बार मैं इसको T1 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑसिलेशन 20 है, ये कह दिया मैंने, स्मॉल टी कह दिया। क्लियर, हाँ, दिस इज स्मॉल टी, दोबारा बनाया T1 डिवाइडेड बाय n का मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं, एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग अपवर्ड, ओके, तो उसकी वजह से एक फोर्स और लगने वाला है, कुछ सिचुएशन ऐसे होगी क्यू ई ऊपर, है ना। तो अब ये जो G है इसमें कमी हो जाएगी कुछ ना कुछ, यस और नो। तो T2 जो मेरा आने वाला है वो 2 पाई एल ओवर जी माइनस ए, कुछ कहना पड़ेगा मेरे को, कुछ माइनस हो जाएगा ये रिजल्टेंट जो एसिलेशन है, ग्रेविटी वो थोड़ा सा कम लगेगा एसिलेशन, जी माइनस ए कहना पड़ेगा इसको, है ना। ए की वैल्यू रख देंगे क्यू बाई एम बाद में, ये T2 अब चेंज हो जाएगा, T2 बाई एन कह दिया, 20 ऑसिलेशन में मान लो T2 टाइप लग रहा है। तो ये दो इक्वेशंस मेरे पास आ रही है, फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट। अब क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मच टाइम विल इट नाउ टेक, यानी T2 की वैल्यू चाहिए। तो एक काम करते हैं, सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट का डिवाइड कर लेते हैं, एन से एन कैंसिल हो गया, ये आ गया T2 बाई T1। ऐसा क्यों कर रहे हैं, T1 गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, आप ये ध्यान दीजिए, रेसिप्रोकल्स हैं तो ये स्क्वायर रूट में मेरे पास आएगा यहाँ पर क्या, जी तो ऊपर आएगा डिवाइडेड बाई जी माइनस ए, क्लियर। जी 9.8 लेना है, ये 9.8 और ए को माइनस करना है, ए क्या है उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं अलग से, ए क्यू ई बाई एम, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो माइनस हुआ है कम हो गया है वेट में, या दूसरे शब्दों में कहते हैं कि डिक्रीज किया इस फैक्टर से इसने। चार्ज कितना है 4 इंटू 10⁻⁻6, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। मास कितना है भाई 40 ग्राम,
10⁻³ ठीक है। अच्छा, ऊपर कितना हो गया? अब चाहें तो इसको यहाँ से ये भी कट कर सकते हैं, ये 10 हो गया। ऊपर आ रहा है 2.5 10⁻², और नीचे 10⁻², तो 2.5 आ रहा है, तो इसको 2.5 मेरे को माइनस करना होगा ये, ठीक है। तो ये कितना आया? 9.8, और 2.5 माइनस करेंगे तो 7.3, ठीक है। ओके, दूसरा पेन ले लेते हैं हम। अब ये डेसिमल हटा देते हैं। 2 से यदि मैं कट करता हूँ, कीपिंग इन द माइंड द स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ये 49 आएगा। और ये करता हूँ 2 से, 2 3 जा 6, 2 6 जा 2 5 जा, ऐसा कुछ आएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेट जब मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो 7/6 आ रहा है, ये सब नो। तो T2 जो होगा 7/6 मल्टीप्लाई बाई T1। T1 कितना दे रखा है क्वेश्चन में हमको? 45 सेकेंड। कितना? 45 सेकेंड। तो ये 3 की टेबल से कट हो जाएगा 2, और ये 15 है ना। ये हो गया 105/2, तो ये हो गया 52 पॉइंट समथिंग, 52 पॉइंट समथिंग। 5 सेकेंड, ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक बात है, क्लियर है सबको कैसे किया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। A block of mass m having a charge q placed on a smooth horizontal table is connected with the wall through a non-stress spring of the spring constant K. Horizontal electric field is parallel to the spring is switched. इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच किया तो इस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में काम करने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, वो कितना हुआ QE। तो रेस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा है ना। ये कितना खींच सकेगा स्प्रिंग को, वो एम्पलीट्यूड डिसाइड करेगा। रेस्टोरिंग फोर्स जो हो जाएगा FR कह दूँ थोड़ी देर के लिए, रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है के। तो इन इक्विलिब्रियम बात करें अपन एम्पलीट्यूड में, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पर इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, तो दोनों को इक्वेट कर दूं मैं, तो के मेरे पास होगा QE। तो एम्पलीट्यूड पूछा है फिलहाल तो यहाँ पर, तो QE/K, तो दिस विल बी आवर आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है कि ब्लॉक है स्मॉल m मास का, नेट पॉजिटिव चार्ज Q है इस पर, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा है। स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल का मतलब फ्रिक्शन नहीं इन्वॉल्व करना है आपको। द डिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द वॉल D है, और एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टुवर्ड्स राइट हैंड साइड है, टुवर्ड्स द वॉल है, उसको स्विच ऑन किया है। Assuming the elastic collision, find the time period of resulting oscillatory motion. Is it a simple harmonic motion? What will happen in this question? देखिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा जो वॉल की तरफ होगा, ठीक है। उस फोर्स से इस पर एक एक्सेलरेशन आएगा, और ये यहाँ वॉल तक जाने में कुछ ना कुछ टाइम लेगा, साथ ही साथ कुछ वेलोसिटी रिसीव करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये टाइम निकालेंगे। फिर बोला इलास्टिक कॉलिजन है, उतनी ही वेलोसिटी जिससे स्ट्राइक किया उससे वो वापस आएगा, लेकिन अब रिटार्डेशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो गया वो, है ना। और यहाँ के दोबारा रेस्ट में आ जाएगा, रेस्ट से स्टार्ट होगा, रेस्ट में आ जाएगा, एक ऑसिलेशन पूरा हो जाएगा। इसका टाइम हमको फाइंड करना है, तो चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले टाइम टू रीच द वॉल फाइंड करते हैं कि वॉल तक जाने में कितना टाइम लग रहा है। S = UT + ½ AD² से कर लेते हैं अपन।
स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो ये फैक्टर तो अपना 0 है, भूल जाते हैं इसको, तो u 0 है ना इसलिए, ठीक है। हाफ ए टी स्क्वायर क्यू बाई एम, ठीक है, हाँ, टी स्क्वायर, और ये डिस्टेंस है हमारा डी। तो यहां से टी स्क्वायर हमारे पास आ गया है 2md बाई क्यू, यानी कि इसको T1 कहते हैं अपन वहां तक जाने के लिए, तो इसका रूट के अंदर आ गया है ट्वाइस md और क्यू, ये है टाइम टू रीच द वॉल, ठीक है, फाइन। अब कैलकुलेट करते हैं टाइम टू कम बैक फ्रॉम द वॉल, ठीक है। अब है क्या, क्वेश्चन में गिवन है हमको कि कॉलिजन हमारा है परफेक्टली इलास्टिक, तो बॉल रिबाउंड होगी सेम स्पीड के साथ में, राइट। इम्पैक्ट के दौरान जो स्पीड गेन की थी उससे ही रिबाउंड होगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है क्वेश्चन के अंदर कि बॉल तो इस और मूवमेंट करेगी ऐसे, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स इसको रिटार्ड करेगा, यस और नो। तो बॉल की स्पीड कम होती हुई जाएगी और यहाँ फिर 0 हो जाएगी, उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उतना ही टाइम लेगा, यस और नो। तो ब्लॉक विल टेक द सेम अमाउंट ऑफ द टाइम, और टाइम कितना था T1 के बराबर रूट 2md अभी कैलकुलेट किया था हमने बाई क्यू, राइट। तो फिर टोटल टाइम कितना लग रहा है, दैट इज ए टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन हो गया ना, यहां से चला और वापस यहाँ आ गया, दिस इज वन ऑसिलेशन, ठीक है ना, हाँ। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज T1 प्लस T2, या डबल कर दें एक का, तो क्या ऐसा होगा x प्लस एक्स, 2x कह दिया हमने, दोनों t बराबर है ना, इसलिए 2 को इनसाइड में ले जाएंगे तो 4 बनेगा, तो क्या ये आ जाएगा 8md बाई क्यू। क्लियर है वाली बात। अब एक बात और पूछी गई थी इसमें, क्या ये SHM है, SHM नहीं है भाई, SHM नहीं है। क्यों नहीं है SHM? SHM के लिए जो एक्सेलरेशन है आपका वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए x के, और माइनस x डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। क्यों? क्या एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन x के साथ साथ चेंज हो रहा है? नहीं, वो तो कांस्टेंट है, a की वैल्यू तो हमारे यहाँ कांस्टेंट है, कितनी है, QE बाई m है, तो कांस्टेंट है, तो ये नहीं होगा, ऑसिलेशन है ये, SHM नहीं है। क्लियर है, सब कुछ समझ में आ गया। तो आज हमने वो क्वेश्चन डील किए सारे के सारे 52 तक, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है सीक्वेंस में 52 के बाद 53 से 68 तक, तो डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।